210 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट का है। एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। ये लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ। पहले ही दोस्तों मैंने आपको 2 अंकी वाले महाप्रश्न बता दिए हैं, 3 अंकी वाले महाप्रश्न भी हमने देख लिए हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले 3 अंकी अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का पार्ट 1 आ चुका, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। और वस्तुनिष्ठ बता दी है और आगे बता दूंगा। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 11th हिस्ट्री वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देख लीजिएगा। इसके साथ ही मुझे अभी आपको मैप भी बताना है। आपके इतिहास में एक मैप भी आपका आने वाला है, एक क्वेश्चन, वो भी आपको आगे कवर करा दूंगा। ओके, तो बस आपको लगातार जो क्वेश्चन बताते हैं तैयार करते जाइएगा। तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने का रास्ता ना हो। सबसे पहले दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य की महान देनों का वर्णन कीजिए। रोमन साम्राज्य की कौन कौन सी देन है वो आपको बताने, कोई 3 देन का आपका वर्णन करना है। तो अब यहाँ राजनीतिक देन भी है, भाषा की देन है और वैज्ञानिक देन है। तो रोमन साम्राज्य की ये महान देन है दी हुई क्रम से, राजनीतिक देन, नगर पालिका द्वारा नगर प्रशासन को चलाना, कार्यप्रणाली व असेंबली को एक दूसरे से पृथक रखना, विश्व की राजनीति को रोम की ही देन है। और आज अधिकांश देशों में की कानून व्यवस्था रोम की ही कानून व्यवस्था पर प्रभाव है। नेक्स्ट, भाषा की देन, रोम की राष्ट्रभाषा लैटिन भाषा पश्चिमी यूरोप की सभी शिक्षित व्यक्तियों की भाषा बनी है। प्राचीन यूरोप के अधिकांश देशों में दर्शन, कानून, इतिहास, शिक्षा इसी भाषा में दी जाती है। कई यूरोपियन भाषाओं, विशेष रूप से फ्रांसीसी, स्पेनिश, इटालियन भाषाओं का आधार लैटिन भाषा ही है। वैज्ञानिक देन में रोमवासियों ने वैज्ञानिक क्षेत्र में यूनानियों के अनुभव को लाभ उठाया। उन्होंने ही सबसे पहले रोगियों को मुक्त करने की औषधि देने का प्रबंध किया, अर्थात विश्व को अस्पताल का ज्ञान रोम की ही देन है। सिंपल है, राजनीतिक देन, भाषा देन और वैज्ञानिक देन, ये पहले माइंड में आपको पॉइंट रखना है। उसके बारे में 2 लाइन एक बार को लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। रोमन साम्राज्य की साक्षरता की स्थिति क्या थी, इसका वर्णन कीजिए। रोमन साम्राज्य की साक्षरता स्थिति आपको बताना है। तो रोमन साम्राज्य में पोम्पोई नगर जो आपका 89 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से समाप्त हो गया था, वहाँ इस तथ्य का ठोस प्रमाण मिलता है कि यहाँ काम चलाऊ साक्षरता व्यापक रूप से विद्यमान थी। इसके अतिरिक्त पोम्पई मुख्य गलियों की दीवार पर अंकित विज्ञापन और समझे शहर की अभिलेखन या भित्ति चित्र भी मिले। दूसरी तरफ मिस्र में आज भी सैकड़ों पेपायरस बचे हुए हैं जिन पर अत्यधिक औपचारिक दस्तावेज जैसे कि संविदा पत्र आदि मिले हुए हैं। इन दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि यहाँ की साक्षरता निश्चित रूप से कुछ वर्गों के लोगों की अपेक्षाकृत अधिक व्यापक थी। फिर नेक्स्ट, रोमन साम्राज्य के पतन के 3 कारण, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाला है। मंगोल साम्राज्य के पतन के कारण तैयार आपको करने के रखना है, सिंपल भी हमारा रहने वाला है। तो मंगोलों के पतन का मौलिक कारण यह था कि उनकी तादाद कम थी और वे अपनी प्रजा की अपेक्षा क्या कम सभ्य थे। और मंगोलों ने अपने विजय क्षेत्रों में स्थायी रूप से बस जाने के बाद अपनी नई प्रजा के साथ मेल मिलाप नहीं बनाया। यानी ये अब जीत तो लिए दस क्षेत्र के विजय प्राप्त कर ली, 10 क्षेत्रों में विजय प्राप्त कर ली, लेकिन जो क्षेत्र में अच्छा लगा वहीं ये बस गए। बाकी 9 क्षेत्र जो विजित किए हैं उनकी वहाँ की जनता प्रजा से मेल मिलाप नहीं किया, ओके, इसलिए समाप्त होते गए। मंगोल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण था कि मंगोलों ने स्वयं से अधिक सभ्य प्रजा की भाषा, धर्म, सभ्यताओं को अपनाकर अपना क्या अलग अस्तित्व खो दिया था। नेक्स्ट है, चंगेज खान ने यह क्यों अनुभव किया कि मंगोल कबीलों को नवीन सामाजिक और सैनिक इकाइयों व्यक्त करने की आवश्यकता है। चंगेज खान ने इससे महसूस हुआ कि मंगोल कबीलों को हमें क्या है नए सामाजिक और सैनिक इकाइयों व्यक्त करने की आवश्यकता है। तो यह क्यों महसूस हुआ? तो चंगेज खान बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति था। उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा विश्व में एक छत्र राज्य स्थापित करने की थी। स्टेपी क्षेत्र में अनेक मंगोल कबीले रहते थे और इनकी अपनी अपनी अलग पहचान थी। चंगेज खान इनकी अलग अलग पहचान समाप्त करके इनको एकीकृत करना चाहता था, इसलिए उसने मंगोलों को एक महासंघ बनाया। उसने इनको एक ही सामाजिक इकाई में संगठित किया और दूसरे वह मंगोलों को सैनिक शक्ति के बदलकर अपनी विशाल सेना का संगठन बनाकर अपनी विजयों को सुनिश्चित करना चाहता था। इसी कारण वह मंगोलों कबीलों की नवीनतम सामाजिक या सैनिक इकाइयों का विभाजित करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोप में चर्च और राज्य के संबंध किस प्रकार के थे, समझाइए। मध्यकालीन यूरोप में चर्च और राज्य के आपको संबंध बताने। तो चर्च और राज्य में क्या गहरा संबंध था। रोम के पोप को धार्मिक सत्ता बड़ी शक्तिशाली थी। रोम में क्या पोप की जो धार्मिक सत्ता थी बड़ी शक्तिशाली थी, यानी यह राज्य से ज्यादा महत्व पोप को दिया जाता था। राज्य की सरकार, कानून, न्याय व्यवस्था के समांतर ही चर्च में अपनी सरकार, अपना कानून, न्यायालय और धार्मिक व्यवस्था भी थी। यानी ये लोग अपनी जो चर्च में पोप लोग थे ये अपनी अलग ही सिस्टम इनका भी अलग चलता था। इस बार सरकार का अपना कानून था, ओके, उसके साथ सरकार थी, न्यायालय सिस्टम था, ओके। इसी बार से पोप ने भी अपना क्या है सरकार बना ली अपने ही एरिया की, कानून था, उनका अपना न्यायालय था।
पॉप को अपनी पुलिस तथा दंड व्यवस्था भी थी। राजनीतिक सत्ता के रूप में राजा भी पॉप की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था। मतलब देखिए शक्ति, देखिए राजा भी पॉप की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता है, यानी राजा नाम ही मात्र का राजा, सबसे शक्तिशाली तो पॉप हुआ करते थे। चर्च राज्य की तरह एक धार्मिक कर वसूल करता था। हर क्षेत्र में वह स्थिति में राजा की अपेक्षा पॉप की सत्ता से अधिक महत्वपूर्ण थी। राजा राजनीतिक व धार्मिक क्षेत्र में पॉप की आज्ञा मानने के लिए बांध था। मतलब बांध क्यों था कि पूरा जो जनता है कि नियंत्रण किस पर, पॉप पूरी जनता पर नियंत्रण करे हुए था। ये राजा भी क्या बात माननी पड़ती थी राजा को भी पॉप की। नेक्स्ट, इंग्लैंड में सामंतवाद का त्वरित विकास कैसे हुआ। इंग्लैंड में आपको सामंतवाद के बारे में बताना है। सिंपल आपको 2 से 3 लाइन में बताया जा रहा है, पढ़ लीजिएगा इसे भी। नेक्स्ट, जापान में आधुनिकीकरण के परिणाम बताइए, इंपॉर्टेंट आप रहने वाला है। जापान में आधुनिकीकरण के परिणाम क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं, दिया हुआ क्रम से आप तैयार कर लीजिएगा। पहला पॉइंट दिया हुआ है, ये हमें दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, तो तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1800 में चीन की सरकार ने अफीम के व्यापार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया, तो ये देख लीजिएगा। 18वीं सदी के अंत तक चीन में अफीम बड़ी मात्रा में आने लगी थी। 1800 तक चीन में अफीम का आया 4000 पेटी था। ओके, और वही 1839 में यह बढ़कर 30,000 पेटी हो गया। अफीम के व्यापार बढ़ने से पेकिंग सरकार ने समझ न केवल गंभीर सामाजिक समस्या पैदा हो गई, बल्कि विदेशी व्यापार के नियमन का जटिल प्रश्न भी सामने आ गया। अब चीन को प्रति वर्ष विदेशी व्यापार में 2 लाख पाउंड का घाटा होने लगा। चीन में सोना चांदी निकलकर बाहर जाने लगा, अतः चीन में ने क्या अफीम पर व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट है, ह्यूमिलियट के परी आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो रोम साम्राज्य में निम्नतम स्तर वर्ग का एक विशाल समूह था, और इस विशाल समूह को क्या कहा जाता है, हिम्नोरिस कहा जाता था। इस वर्ग में ग्रामीण श्रमिक शामिल थे, जिनमें ज्यादातर लोग स्थायी रूप से बड़ी जागीर में नियोजित थे। इनके अतिरिक्त औद्योगिक और खनन प्रतिष्ठानों में कामगार, प्रवासी कामगार और जो निर्माण उद्योगों के ज्यादातर श्रम की आपूर्ति करते थे, ये सब रहा करते। सिल्क पार भी इसमें शामिल थे। तो समझ गए होंगे कौन इसमें शामिल था और कहना ये ह्यूमनोरिस कहा जाता था। नेक्स्ट है, आपको क्या लगता है कि रोमन सरकार ने चांदी में मुद्रा को ढालना क्यों बंद कर दिया, और वह सिक्कों के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का प्रयोग करने लगे। पहले क्या रोमन सरकार क्या है, चांदी के सिक्के चलाया करती थी, फिर अचानक से क्या चांदी के जो सिक्के है, मुद्रा है, उनको बंद कर दिया और नई धातु की चला दी। तो कौन सी धातु की चलाए वो बताना है, और चांदी के सिक्के चलाना बंद कर दिए तो क्यों चलाना बंद कर दिए वो भी आपको यहाँ बताना है। तो चांदी के सिक्के बनाने के लिए चांदी स्पेन की खानों की प्राप्त होती थी, किंतु कुछ समय बाद चांदी की खोज बंद हो गई और सरकार के पास चांदी का भंडार है वो खाली हो गया। इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने चांदी को सिक्का ढालना बंद कर दिया। सिंपल बात है, चांदी स्पेन की खदानों से मिलती थी, अब वो क्या है, खदान से ढूंढना, चांदी मिलना क्या कम भी हो गया, और खदान नई खोज भी बंद हो गई। यह विशेष क्या है, सरकार के पास चांदी की कमी आने लगी, भंडारण खत्म हो गया, इसलिए चांदी सिक्के ढालना बंद कर दिया। और इसके स्थान पर सरकार ने सिक्के ढालने के लिए सोने का प्रयोग किया। सरकार ने सोने के सिक्के चलाए। अब सोना उसमें उपलब्ध होता होगा उन्हें, चांदी बंद होगी तो चांदी के बंद करके सोने के चला दिए। मंगोलों की जनजाति कबीलाई समाज की आपको विशेषता बतानी है। तो मंगोलों की जनजाति कबीला की समाज की विशेषता कि मंगोलों ने कृषि विज्ञान का विकास किया, पशुओं की एक जाति विकसित की। मंगोल जानवरों के बाड़े, उनके लिए चारे का प्रबंध भी करते थे। फिर भी एक ऐसी वस्तुएं इकट्ठा करते थे जो टोपी बनाने में काम या बच्चों को बाल काटने में भी काम आती थी। मंगोलों ने एक विशिष्ट प्रकार के घर के विकसित किए जिन्हें गेर कहा जाता था। ऐसे काट के बने गेरों को 1 घंटे में तोड़ा जा सकता था तथा दूसरे स्थान पर ले जाकर 2 घंटे में पुनः जोड़ जा सकता था। नेक्स्ट है, मंगोलों की सफलता के 3 कारण। ये इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाला है। मंगोलों की सफलता के कारण, मंगोल क्या है बहुत ज्यादा सफल हुए। मुख्य भूमिका इसमें चंगेज खान की थी, जिनके कारण आज हम क्या मंगोलों को पढ़ रहे हैं। तो चंगेज खान के कारण चंगेज खान ने स्टेपी क्षेत्र के युद्ध शैली में आवश्यकता अनुसार अनेक परिवर्तन और सुधार किए। परिणाम स्वरूप परिणाम था मंगोलों की जो रणनीति एक प्रभावशाली रणनीति बन गई। चंगेज खान ने अपनी घुड़सवार सेना में मंगोलों और तुर्कों दोनों को सम्मिलित किया। इसका कारण यह था कि मंगोलों और तुर्क में दोनों ही क्या कुशल घुड़सवार थे। इनकी घुड़सवारी कौशल में उनकी सेना को अत्यधिक गतिमान बना दिया। मंगोल अपने अभियान शीत ऋतु में प्रारंभ करते थे। वे शत्रु के शिविरों और नगरों में प्रवेश करने के लिए बर्फ में जमी हुई नदियों का प्रयोग राजमार्ग की तरह करते थे। नेक्स्ट है, नाइट एक वर्ग क्यों बने और उनका पतन कब हुआ। नाइट का वर्ग बताना, अलग वर्ग बना और उनका पतन किस प्रकार से हुआ। तो ये क्या है, यूरोप में 9वीं सदी के दौरान युद्ध में अधिकतम होते रहते हैं, यानी 9वीं सदी में युद्ध अक्सर होते ही रहते थे। शौकिया कृषक सैनिक इस युद्ध में के लिए पर्याप्त नहीं थे, यानी सैनिकों की कमी पड़ रही थी। तो कुशल अश्व सेना की आवश्यकता थी। इसमें से एक नए वर्ग का उत्पन्न हुआ जिन्हें नाइट कहा जाता था।
क्या हुआ कि उस समय 9वीं सदी में बहुत सारे युद्ध हो रहे थे। ओके, कुशलों ने क्या चाहिए, अश्व सेना चाहिए थी। ओके, और उसमें जो कृषक थे वो पर्याप्त नहीं थे युद्ध के लिए। तो इस समय क्या एक नया वर्ग बना जिन्हें नाइट कहा जाता था। वे लार्ड के से उस प्रकार संबंध थे जैसे लार्ड राजा से संबंध था। लार्ड नाइट को जमीन देता था तथा उनकी सुरक्षा का वचन देता था। उसके बदले नाइट अपने लार्ड को एक निश्चित धनराशि देता था और युद्ध में उसकी तरफ से लड़ने का वचन देता था। 12वीं सदी में शुरुआत वर्षों में नाइट समूह का पतन हो गया। तो सिंपल था, नाइट एक वर्ग बना जो कि राजा से क्या जमीन लेता था। ओके, और उसी से जीवन यापन करता था। इसके बदले नाइट क्या करता था, राजा को या लॉर्ड को वचन देता था कि वो उसके युद्ध में उसकी क्या सहायता करेगा। जैसे सामंतवाद की 3 विशेषता इंपॉर्टेंट है, ये आपका इसके भी आने चांस है किसी ने सीधी सेट में, तो जैसे भी आपको तैयार करके रखना है। तो ये आपकी दी है सामंतवाद की विशेषताएं, तो अच्छे से आपको तैयार करना है। 3 पॉइंट में आपको सामंतवाद की विशेषताएं दी हुई है, देख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट हमारा मेजी पुनर्स्थापना से क्या तात्पर्य, जापान में इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो 1867-68 में जापान में एक युगांतकारी घटना मेजी पुनर्स्थापन के रूप में घटी। सदियों से पूर्व जापान में 2 अहम प्रशासनिक शक्तियां थी, सम्राट और गोशुन। जापान में क्या 2 शक्तियां काम कर रही थी, एक सम्राट का की शक्ति थी और एक शोगुन कहलाती थी। शासन की समस्त शक्ति शोगुन में केंद्रित थी। सम्राट मात्र राजनीतिक मुखौटा होता था, यानी सम्राट नाम मात्र का होता था, लेकिन असली शक्ति किसमें होती थी, शोगुन में केंद्रित होती थी। 1667 ईस्वी में जब जापान सम्राट पद मुत्सुहितो ने सिंहासरोपण हुआ, तब मुत्सुहितो ने सिंहासरोपण के पश्चात जापान में जनता द्वारा सभी जगह पर मांग की जाने की नवीन सम्राट को राज शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। शोगुन सत्ता का अंत होना चाहिए। अतः जनता के विरोध परिणाम स्वरूप शोगुन ने त्यागपत्र दे दिया और 1868 में जापान में सम्राट की वास्तविक सत्ता का युग प्रारंभ हुआ। यानी लोगों ने विरोध किया इसमें कि, और उन्होंने कहा कि शोगुन की शक्ति जो समाप्त करके क्या है, किसी शक्ति है किस पे दे दी जाए, किस सम्राट पर दे दी जाए, सम्राट को दे दी जाए। और बाद में क्या है, शोगुन ने ये भी किया, त्याग पत्र दे दिया, जैसे शक्ति पूरी कह के किस पे चली गई, सम्राट पर आ गई। सम्राट के पास वास्तविक शक्ति आ गई थी और एक नया युग का प्रारंभ हुआ जिसे मेइजी पुनर्स्थापन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कोरिया ने 1997 में विदेशी मुद्रा का संकट का सामना किस तरीके से किया। तो ये बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के प्रयास कोरिया द्वारा शुरू किए गए थे, परंतु व्यापार घाटे में बढ़ोतरी, वित्तीय संस्थानों के खराब प्रदर्शन एवं संगठनों को द्वारा बेईमानी कारण 1997 में कोरिया को विदेशी मुद्रा का सामना करना पड़ा। इस संकट को IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की आपात सहायता द्वारा संभालने की कोशिश की गई थी। साथ ही इस संकट से उबरने के लिए पूरे देश ने एक साथ प्रयास किया। नागरिकों द्वारा गिल्स कनेक्शन मूवमेंट के माध्यम से विदेशी ऋण भुगतान में सक्रिय योगदान दिया गया और कोरिया इस आर्थिक संकट से निजाम पा गया। तो ये आपका कोरिया में 1997 विदेशी मुद्रा संकट का सामना किस प्रकार से किया, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है 3 अंक वाले महादोष देख लिए हैं और पहले कुछ क्वेश्चन बताए थे, उन्हें भी आपको तैयार करके रखना है। अभी हमारे 4 नंबर वाले प्रश्न रह जाते हैं और आपका मानचित्र रह जाता है, तो वो आपको कवर करा दूंगा। वस्तुनिष्ठ और मुझे प्रैक्टिस करानी हो तो वो भी मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। तो भाई दोस्तों आपको वीडियो से भी लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। के साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कौन से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।